खबरें में मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी। कुछ खबरें, उसके बाद हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान उनका तारुफ करवाएंगे। बानी पीटीआई के लिए अब भी डील की ऑफर मौजूद है। हसन रऊफ साहब कह रहे हैं रोज़ाना डील की बात होती है, फिर इनकार की बात होती है, मगर सवाल यह है कि एक स्टेलमेट है। इस तरह लगता है कि इस वतन अजीज़ की तारीख कहीं रुक चुकी है, बात आगे नहीं बढ़ रही, तारीख 1 सेंटीमीटर आगे नहीं जा रही, और जो शोर बहुत है मगर कोई कहानी बन नहीं रही है। और उधर पंजाब हुकूमत पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ सुना है गद्दारी के मुकदमे बनाने जा रही है। क्या नई बात है? यहाँ तो चल ही रहा है इसी तरीके से, हम एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के मुकदमे चलाते ही रहते हैं। और जो सबसे अहम बात है वो ये कि 5 रुपये बिजली मज़ीद महंगी की जा रही है। इसके हवाले से एहतजाज की आवाज़ें, स्ट्राइक्स की कालें आनी शुरू हो गई हैं, मगर होश के नाखुन कोई नहीं ले रहा। और तमाम बर्डन इस रियासत को चलाने का, जो तमाम बिल जो है वो अवाम के हाथ में पकड़ाया जा रहा है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मगर कोई इस हवाले से ये जो टग ऑफ वार चल रहा है आपस में, ये जो आपस में पार्टीज जो हैं एक दूसरे के बाहम दस्त व गिरबां हैं, वो नीचे नहीं देख रही कि लोगों का क्या हाल है, क्योंकि उनकी बिजली फ्री है, इलाज फ्री है, उनके लिए सारे मुल्क का माल फ्री है। इस पर बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल इलेक्शंस हो रहे हैं बरतानिया में, और वो इस पर हम बहुत सी बातें करेंगे। हमारे साथ एक अहम शख्सियत होंगे और आपको बहुत दिलचस्प खबरें देंगे कि अब बरतानिया में और लंदन में भी हर 6 मिनट के बाद एक टेलीफोन चोरी होता है। तो सारे लगता है हालात हमारी तरह बनते चले जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अली दुरानी साहब, किसी के मोहताज नहीं है, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, और उसके साथ साथ मेरे साथ ज़मीर हैदर, मारूफ तजिया निगार हैं, एंकर हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़मीर साहब। अब तो ये लगता है, पंजाबी में कहते हैं ना कि पानी में एक मधानी डाल रखी है हमने, और उधर एक क्राइसिस है मईशत का, इस पर हम बाद में बात करेंगे, जिस पर किसी की निगाह नहीं है। और औरंगज़ेब साहब जो हैं वो हमारा बजट बना गए हैं, और बजट रोज़ाना बन रहा है। उसके बाद बजट बनने के बाद रोज़ की कीमतों में इजाफा भी हो रहा है। मैं पहले इसकी तरफ आता हूँ। डील, नो डील, ये क्या कहानी है? ये हमें कब तक ये खिलौने दे के बहलाया जाएगा? और क्या इस इम्पेस से, इस स्टेलमेट से हम आगे निकलते नजर आते हैं आपको, ज़मीर हैदर साहब? बहुत बहुत शुक्रिया काई साहब। देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि आप एक तो कहा यह जाता है कि जी पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात है, उसके वो बानी हैं, पीटीआई के चेयरमैन हैं, इमरान खान साहब जेल में। अब वो जितने अरसे से जेल में है, उस दिन से ही ये डिबेट शुरू हो चुकी है कि डील हो रही है, डील नहीं हो रही है। उनको ऑफर है, वो नहीं मान रहे, वो किसी और से बात करना चाहते हैं, सियासतदानों से नहीं बात करना चाहते हैं। हाँ, फिर सियासतदानों से करेंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे, महमूद खान अचकज़ई के जरिए करेंगे। उसके बाद फिर नहीं, महमूद खान अचकज़ई अपने तौर पर अगर करना चाहते हैं तो करें, हमारा प्लेटफॉर्म ठीक है, यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे बिहाफ पे बात नहीं कर सकते। तो ये एक अजीब कंफ्यूजन है। उसके बाद फिर विद इन पीटीआई में मामला आप देख लें कि आए रोज जो है वो एक नया शोशा निकलता हुआ उसमें से नजर आता है कि जी वो है, वो नहीं है। कोई कहता है कि जी वो था, अब नहीं है, वो फलां जमात में जाकर बैठ गया था, अब हमारे साथ नहीं है, और वो कहता है कि अगर ये रहे तो बानी पीटीआई कभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। ये एक अजीब कंफ्यूजन है कि जी डील की ऑफर आज भी मौजूद है। और भाई मौजूद है तो फिर बता दो किसके साथ मौजूद है। क्या वजीर आजम डील की ऑफर कर रहे हैं? क्या सदर आसिफ अली जरदारी डील की ऑफर कर रहे हैं? और इसके अलावा कौन डील की ऑफर कर रहा है? यकीनन जहां पे वो बानी पीटीआई समझते हैं कि जी ये लोग, इनके हाथों में कुछ नहीं है और डील उन्हीं से हो सकती है या बातचीत सिर्फ उन्हीं से हो सकती है जिनके पास ताकत है, तो इसका मतलब है कि फिर डील की ऑफर भी वहीं से होगी। तो भाई बात यह है कि यहां तो स्ट्रेट वे आप एक दफा बता दें कि भाई ऑफर मौजूद है। तो भाई बताते क्यों है ऑफर मौजूद? ऑफर तो जनाब आपको आज से 10 महीने पहले से ऑफर मौजूद है डील की, ये भी आप खुद उस वक्त कहते रहे हैं। ज़मीर हैदर साहब, हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली दुरानी, सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वजीर। दुरानी साहब, यूं लगता है कि ये सिचुएशन सबको सूट करती है। आ गया बजट, उसके बाद रोज बजट आ रहा है। आज 5 रुपए फिर बिजली की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, रन अवे इन्फ्लेशन है। और मगर मुझे लगता है कि ये जो सिचुएशन है, आज डील हो रही है, आज डील नहीं हो रही, आज टार्जन आ रहा है, आज टार्जन की वापसी, तो मेरे ख्याल में ये इस रूलिंग एलीट को बड़ा सूट करता है कि हमें इधर ध्यान लगाई रखें। वतन अजीज़ जो है वो जिस समत में जा रहा है माशी तौर पर, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, और आप जैसे दर्द दिल रखने वाले लोग हल भी पेश कर चुके हैं। तो यूं लगता नहीं कि एज इफ दिस सिचुएशन इज वेरी फेवरेबल फॉर दोज जो इक़्तिदार पे काबिज हैं।
जनाब दुरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, इक्तदार पे काबिज लोग तो नजर आ रहे हैं, इक्तदार कहीं नजर नहीं आ रहा। और इक्तदार पे काबिज लोगों के अख्तियारात तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अवाम कहीं नजर नहीं आ रहे। मतलब अब बजट आया या नहीं आया, बजट आया तो किसके लिए आया, बजट आया तो हुक्मरानों के अपने लिए आया, अवाम के लिए एक अजाब आया, और अजाब भी एक लामहदूद अजाब है जो कि थमने को नहीं आ रहा। ये वो तूफान है जो रुकने नहीं पा रहा। मतलब ऐसे हालात, ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे कोई जंगल के अंदर किसी जानवरों की हुकूमत के अंदर कुछ बेचारे कमजोर जानवर हैं और कुछ ताकतवर जानवर हैं जो कमजोर जानवरों को खा रहे हैं। और जंगल का कानून है, यहाँ कोई कानून नहीं है, मुझे तो कोई आइन भी नजर नहीं आ रहा, और मुझे तो किसी किस्म का अवाम का कोई मफाद भी नजर नहीं आ रहा। सिर्फ हुक्मरान नजर आ रहे हैं, उनकी जाती लूट मार नजर आ रही है, उनके जाती मफादात नजर आ रहे हैं, और मुल्क का मफाद कहीं नजर नहीं आ रहा, अवाम का मफाद कहीं नजर नहीं आ रहा। तो मेरा तो ख्याल ये है कि ये जो इस वक्त की हुक्मरानी और ये तर्ज हुक्मरानी जो है, ये चलने वाला नहीं है, ये लूटने वाला है। थोड़े दिन कोई लूट मार करने के लिए जैसे डाकू आया करते थे, लूट मार करके वो चले जाया करते थे। अच्छा दुरानी साहब, मैं माफी चाहता हूँ, यही सवाल आपसे करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये बताएं, आलमी तौर पर भी कुछ खत आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन की तरफ से उनके एक वर्किंग ग्रुप जो है उसका खत आया, उनकी एक सबमिशन आई है। इससे पहले हमने देखा अमरीकी जो एक ऐवान ज़ेरी में से उनकी कांग्रेस ने है उसने किया। कुछ यानी हलचल है, या ये भी बस जैसे ही मतलब एक बेमानी फ्यूटाइल एक्सरसाइज है? कई सब हलचल तो असल में पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान के अवाम के अंदर है, और इस चीज को पूरी दुनिया महसूस कर रही है। अगर नहीं महसूस कर रहे तो हुक्मरान महसूस नहीं कर रहे, और पूरी दुनिया की तरफ से। और वो दुनिया हमारी दुश्मन नहीं है, दुनिया पाकिस्तान के अंदर यकीनी तौर पे बेहतरी देखना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है। चीन से लेके, सऊदी अरब से लेके, यूएन से लेके आप उस तक अमेरिका की कांग्रेस तक आ जाएं, या आप आईएमएफ जहां भी चले जाएं, हर कोई आपके हुक्मरानों को तीन ही मशवरे दे रहा है: पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। ये तीनों इश्यूज जो हैं ये पाकिस्तान में एक दूसरे से लिंक है, और जो इस वक्त पैगामात हमें मिल रहे हैं। अब अमेरिकन उसके अंदर, कांग्रेस के अंदर एक करारदाद आई, हमने उसके मुकाबले में एक और करारदाद ला दी, चलो वो भी ठीक है। लेकिन वो करारदाद क्या रही थी? वो करारदाद ये कह रही थी कि 98% ऑफ द जो उनकी पार्लियामेंट है या उनकी जो कांग्रेस है वो पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है, वो पाकिस्तान के अवाम के साथ उनका ताल्लुक है। क्या फॉरेन ऑफिस की ये ड्यूटी नहीं थी कि इस एंगेजमेंट को और इस ताल्लुक को वो कोई पॉजिटिव रुख देती? ये तो हर एक के साथ जो है वो एक मतलब जंगो जदल के लिए तैयार बैठे हुए लोग हैं, और जिन्हें कुछ पता नहीं है कि दुनिया क्या कह रही है। तो मैं जो कुछ देख रहा हूँ पाकिस्तान में, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन जो है, ये जो स्टेट ऑफ हैंडलिंग विद द अपोजिशन है, गिरफ्तारियां करके, जेलों में डाल के, बंद करके, उनकी साथ तशद्दुद करके, उनके साथ जुल्म करके हुक्मरानी को कायम रखने का तसव्वुर जो है ये नहीं चल सकता, और मुझे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल सामने, आंखों के सामने देख रहा हूं कि ये सब चीज जो है ये हिल रही है, और ये या तो ये तब्दील करनी पड़ेगी या इन्हें पॉजिटिवली एंगेज होना पड़ेगा। तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप्स के साथ जेलों से बाहर निकाल के उनसे बात करनी पड़ेगी, या मेरा ख्याल ये है कि ये खुद अपने आप को एक ऐसी सूरत हाल में ले जाएंगे जहां ये दुनिया के लिए काबिल कबूल नहीं रहेंगे। अच्छा दुरानी साहब और ज़मीर साहब, मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूं, मगर एक सवाल छोड़े जा रहा हूं ज़मीर साहब आपके लिए। बहुत से एनालिस्ट अजीब सी बातें करते हैं, मेरी ये बात गलत साबित हो, वो कहते हैं कि श्रीलंका कीनिया पहुंच गया है, अब कीनिया से आगे उसकी कौन सी मंजिल है और हम किस हद तक प्रिपेयर्ड हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, मगर बात करेंगे क्योंकि वी आर अमंगस्ट द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज इकोनॉमिकली इंटरनेशनल रेटिंग में, मगर यहाँ
डील नो डील, ये हो रहा है वो, ये आपके सामने एक बेमानी लड़ाई है। क्या सिलसिला है, किस तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ज़मीर हैदर साहब, मैंने सवाल भी किया था, साथ एक फिक्र ऐड कर देता हूँ। यूं लगता है कि ये किसी पैरेलल यूनिवर्स में रह रहे हैं, जो हमारा बजट बना रहे हैं, इन्हें एहसास ही नहीं है कि इनके ऐवानों से बाहर ज़िंदगी सड़क पर क्या है। तो आप क्या देखते हैं, आप तो एक अवामी आदमी हैं और आवाम से आपकी डीलिंग भी रहती है, तो डू यू सी एनी बेटर सेंस प्रिवेलिंग इन दिस सच अ डायर सिचुएशन? ज़मीर हैदर साहब। काई साहब, आपने ब्रेक पे जाने से पहले जो बात की, जो मिसाल दी कि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका और कीनिया की जैसा बनने की तरफ बढ़ रहा है, बात यह है कि माजरत से हमारी कौम के अंदर मुझे नहीं लगता, हालांकि बहुत दुनिया कहती है कि जिस दिन ये जो है बॉयल अप हो गया सारा, तो लोग अगर फट पड़े तो ये निकल पड़ेंगे, पार्लियामेंट के ऊपर धावा बोल देंगे। मुझे नहीं लगता। अल्लाह माफ करे। यहाँ पे आए रोजाना, बिल्कुल अल्लाह माफ करे, रोजाना की बुनियाद पर अगर जो शख्स सुबह निकलेगा और उसने एक वक्त का खाना अपने बच्चों के लिए लेके जाना है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो निकलेगा, पत्थर उठाएगा और उस हजूम का हिस्सा बन जाएगा जो जाके मारना शुरू कर देंगे, और फिर उसके नतीजे में उसको ये नहीं मालूम कि आज का तो घी गई, रोटी और पानी और दूध जो बच्चों के लिए उसने लेके जाना था, हो सकता है वो पकड़ा जाए, धरा जाए और उसके बाद फिर अगले कुछ दिनों के लिए उसके बच्चे खाने पीने से महरूम हो जाए। तो एक तो ये सूरत हाल है। लेकिन आपने सही फरमाया कि शायद हमारे हुक्मरानों को इसकी रियलाइजेशन नहीं है कि इस वक्त ऑन स्ट्रीट ऑन ग्राउंड हालत क्या हो रही है। आए रोज अब तो सफेद पोश जो किसी ना किसी तरह गुजारा करते थे, अब उनका गुजारा भी खत्म हो गया। लोग कहते हैं कि जी अब दस्तरस से आपकी रोटी, आज ही मुझे पता चला कि जनाब 20 रुपए फी किलो आटा मजीद महंगा हो गया हुआ है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो बेसिक नेसेसिटी है, आपका स्टेपल फूड है, वो आपकी अगर दस्तरस से बाहर होता जाएगा तो आम आदमी कहां जाएगा? इन लोगों को एहसास नहीं है कि आप, ठीक है, आप लग्जरीज के ऊपर लगाएं जी टैक्स, हमें कोई परवाह नहीं है। आप बड़ी बड़ी गाड़ियों पे 3000 टाइम्स टैक्स बढ़ा दें, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी अजीरन क्यों आप कर रहे हैं? 5 रुपए अब फिर दोबारा आप बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं, और आपको मालूम है कि जो पिछले साल इस टाइम पर जो बिजली थी उससे 3 गुना या 4 गुना ज्यादा बिल आ रहे हैं मिनिमम, जो कि बहुत लोअर स्लैब पे है। बात यह है कि आप लोगों की प्रायोरिटीज हम जब देखते हैं ना, वो ये है कि जी नहीं, पार्लियामेंटेरियंस के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ने चाहिए, जिन्होंने बजट तैयार किया था उनको 3 इंक्रीमेंट्स मिल जानी चाहिए बेसिक पे की, क्योंकि उन्होंने दिन रात काम किया है। और मुझे मालूम है जो कि पिछले 30 साल में मैंने चंद साल जो बजट कवर किया है, 15-16 साल, कि कितना काम, हेक्टिक काम हो रहा होता है, चाहे वो एफबीआर हो, चाहे फाइनेंस हो या दीगर। जमीर साहब, अब तो बजट भी हमें बनाने की इजाजत नहीं है, अब तो बजट भी बनाने की हमें इजाजत नहीं है। तो अच्छा, फिर भी अब मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। 3 बातें हैं दुरानी साहब, मैं 1-2 खबरें देता हूं आपको पहले कि $8 बिलियन की हमने जो अशाई ज़रूरियात थी, चावल थे, सब्जियां थी, वो एक्सपोर्ट कर दी, यहाँ कीमतें आसमान पर चली गई। $11 अरब की हमने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी। यहाँ एक फैक्ट्री काम कर रही है और वो बहुत पैदावार है उसकी, और वो गद्दारी के मुकदमे और आर्टिकल 6 निकाल रही है। अब आप सुना है कि पंजाब में पीटीआई के लोगों पर ये, तो इसमें माशाल्लाह हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, जो गद्दारी के जो हम मुकदमे प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। असल में काई साहब, हम जैसे ज़मीर साहब बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि कब कैसे लोग निकलेंगे सड़कों पे। मुझे तो लग रहा है कि ये अगर सड़कों पे निकलेंगे तो ये सिस्टम इम्प्लोड हो जाएगा, ये अपने बोझ से खुद ही बैठ जाएगा। इन हुक्मरानों को ना कोई बचाने वाला होगा और ना इनका गार्ड बचेगा और ना ये खुद बचेंगे। ये इस सूरत हाल में जो इस वक्त मुआशी हालत है और जो इस बजट के बाद हाल बनने जा रहा है, इनकी पार्टियों के अपने अंदर से बगावत हो रही है और हो जाएगी। कोई फर्द जो है इस वक्त किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। आप उस दिन को
अपनी आंखों से देख सकते हैं। जिस दिन हर गली के अंदर और हर बिजली के बिल लेने वाला और हर मीटर वाला और हर पानी का मीटर वाला और हर गैस के मीटर वालों को लोग जूतियां मार रहे होंगे, पूरी की पूरी लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है वो कोलैप्स होने के लिए जा रहा है। और ये हुक्मरान जो हैं ये बांसुरी बजा रहे हैं अमन की, और ये दौरे कर रहे हैं मुल्कों के, और ये अवाम को मतलब वो कहानियां सुना रहे हैं, बना बना के टीवी पे चला रहे हैं, वो इश्तिहारात चला रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। असल में ये यहाँ पर पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं है। मैं आज भी एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, मैंने उन्हें कहा कि यहाँ कोई चीज नहीं चलेगी, ना सी पैक को चलने दे रहे हैं, ना पाकिस्तान की इंडस्ट्री को चलने दे रहे हैं, ना पाकिस्तान के अंदर तरक्की के अमल को चलने दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गद्दारी का मुकदमा तो इनका साइड बिजनेस है काजी साहब। इनका असल बिजनेस जो है वो प्रॉपर्टी का है जो ये मुल्क से बाहर रखते हैं। असल बिजनेस तो इसका उस पैसे का है जिसको ये यहाँ से मुल्क से बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं। असल इनका बिजनेस तो ये है कि पहले ये मुल्क के अंदर कर्जों में से चुराते थे, अब ये अवाम की जेबों में हाथ डाल के उसमें से निकालने की कोशिश, बल्कि अब तो उनके गर्दन में हाथ डाल के उनके मतलब सब कुछ उनके अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। अब जो कुछ है वो ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उनसे लूट के ये यहाँ से फरार हो जाए, या इनका इस मुल्क में अब कुछ नहीं बचा हुआ, ना ये अपना कुछ रखना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मुल्क के अवाम को अपने इस्तेमाल के लिए अब तक रखा हुआ था। अब उनके जिस्म के खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ने के लिए ये बेचैन है, और उसके बावजूद ये हुक्मरान है। तो मैं तो ये समझता हूं कि ये गद्दारियों के मुकदमे अल्लाह करे पूरी कौम को गद्दार डिक्लेयर कर देंगे, ताकि एक दफा हमें अपनी औकात पता चल जाए कि हम हुक्मरानों की नजर में गद्दार हैं। इन्हें गद्दार कहेंगे तो ये तो हमारे ऊपर मुकदमा बना देंगे। अगर ये हमें सारी कौम को गद्दार डिक्लेयर कर दें, हमें वो भी कबूल है, लेकिन हमारी जान छोड़। मतलब अच्छा, ये है कि ये जी आप ठीक कह रहे हैं ज़मीर हैदर साहब, ये प्राइवेटाइजेशन पे जोर है। जो स्टील मिल है वो कह रहे हैं हम उसके हवाले कर देंगे, जो है सिंध के हवाले कर देंगे। हज़ारों एकड़ ज़मीन है उसके साथ। इसके साथ साथ सुना है बाबुओं को DHA में कुछ, मुझे खबर है मुबैना तौर पर जो अखबारों में आई है कि जी उनको घर देंगे 2 अरब के। ये एक चैनल पे चली है। अच्छा, ये इस तरह लगता है कि कोई इतना हम अमीर मुल्क हैं, हम कोई दुबई हैं, सऊदी अरेबिया हैं। व्हेन वी लुक एट द पर्क्स प्रिविलेजेस जो मुसलसल ऊपर मिल रही हैं, तो हमें लगता है हमसे ज़्यादा अमीर मुल्क ही कोई नहीं है। घर से बाहर निकल के देखते हैं तो आम एक बाइक पे एक फैमिली के 7 बंदे बैठे होते हैं। तो ये डाइकॉटमी कब तक चलेगी और कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? और पॉलिटिकल पार्टीज सो रही हैं जनाब ज़मीर हैदर साहब? पहले तो जो आपने आखिरी बात की, पॉलिटिकल पार्टी सोच रही, काजी साहब अब खबरें ऐसी भी आना शुरू हुई हैं कि विद इन पार्टी, जो भी दुरानी साहब ने भी इशारा किया कि विद इन पॉलिटिकल पार्टी सवालात उठने लग गए हैं कि हमने क्या हासिल किया 8 फरवरी के बाद हुकूमत में बैठ के। हुकूमती अलायंस की मैं बात कर रहा हूं जिसमें पीपल्स पार्टी सपोर्ट में है, सपोर्ट किए हुए है, लेकिन कैबिनेट में नहीं है, हुकूमत का हिस्सा नहीं है। एक चीज तो मैं अभी आपको वैसे भी बताता चलूं कि अगर पीपल्स पार्टी 15 जुलाई या जुलाई एंड तक जो है शामिल नहीं होती, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि बजट के बाद शामिल होंगे, तो फिर जो मोहम्मद अली दुरानी साहब जो शिकवा जो जिस शक का इजहार कर रहे हैं कि जी जिसमें पंजाबी कहना ना कि वो कंदी सी कि कल एक जी कट जाना है घर फैमिली मेंबर्स बच्चों, तो मुझे तो लगता है वो फिर सीन शायद वो ही बन जाएगा, तो वो क्लियर हो जाएगा कि इस सिस्टम ने चलना है ऐसे कि नहीं चलना। एक चीज, दूसरी चीज, नवाज शरीफ साहब के ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि जी आप तो अवाम के लिए, कौम के लिए उम्मीद बन के आए थे कि आपको इनको महंगाई से निजात दिलवानी थी, आप खामोश बैठे हैं। आपकी बेटी चीफ मिनिस्टर हैं, पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे, 12.5 करोड़ अवाम की वो चीफ मिनिस्टर हैं। वहां पे आप जाकर हालत देखें लोगों की रहने का। वफाक में पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आपके भाई हैं, आप खामोश हैं। आप क्यों नहीं बता रहे कि जनाब ये जो जुल्म इस वक्त हो रहा है इसका कौन, कम से कम बात तो करें, आके बताएं तो सही कि यार ये हुआ क्या है। ये कह देना कि जी हमारे बस में नहीं था, पहले हालात खराब थे। मुझे एक अनवारुल हक काकड़ साहब जब वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बात याद आई
उन्होंने कहा कि जी ये जो 9 अप्रैल 2022 से लेके जो 9 अगस्त 2023 तक जो भी हुकूमत थी 16 महीने की, उसमें मामला सही नहीं हुए, खराब हुए, जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां हैं। उसके बाद अब ये आते हैं तो ये फिर दोबारा उस पीछे डाल देते हैं कि जी वो 9 अप्रैल 2022 को जो हमने हुकूमत ली थी मुल्क बचाने के लिए, हमने अपनी सियासत कुर्बान की रियासत बचाने के लिए, आज भी वही है। तो आप मुझे बताएं कि क्या 2.5 साल बाद आज फिर हम वहीं पे आके खड़े हुए हैं कि इन्हीं की बातें हम सुने और मान लें कि जनाब ये इनका कसूर नहीं था उस वक्त। अब आप ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। अब आपने बात किया कि जी बहुत आसान है कि लोग समझते हैं कि जी हम शायद दुबई में रह रहे हैं, और यकीनन आप एलीट को देखें आपको ऐसे ही लगेगा। आप पाकिस्तान स्टील मिल्स की बात की, रशिया ने जो है एक दफा दोबारा ऑफर की थी कि आप हमें ये दे दें, हम आपको दोबारा चला के दे देते हैं, आज से कोई चंद साल पहले, लेकिन वो ऑफर भी रिजेक्ट कर दी। पहले फिर जब प्राइवेटाइजेशन होने लगी तो उस वक्त के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने उसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। आप मैनेज नहीं कर सकते, आप अरबों रुपए आप इसके अंदर डाल रहे हैं, इस भट्टी के अंदर, वो जल रहा है वहां पे। ये जितनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, ये रोजाना की बुनियाद पर अरबों रुपए जो हैं इसमें जल रहे हैं, लेकिन हमें परवाह नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि हमने अपनी सियासत कैसे बचानी है, और उसके साथ साथ हमने अगर इसको प्राइवेटाइज करना है तो फिर आप इसमें से अपना शेयर कैसे लें। जमीन ही ले लें जी पाकिस्तान स्टील मिल्स की जो अरबों रुपए की है, वो आपके हाथ आ जाए, बाकी देखा जाएगा। अच्छा, पहले भी तो चल रही है स्टील मिल, आगे भी नहीं चलेगी। मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात याद आई दुरानी साहब, वो जब पहली दफ़ा आए मिफ्ताह इस्माइल साहब, कुछ नाराज़ भी हैं, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, हमारे भाई हैं वो, जब उन्होंने यहाँ टैक्स लगाए तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान बच गया। तो मैंने अर्ज़ किया कि हजूर 24 करोड़ लोगों का तो भुरकस निकल गया, उस पाकिस्तान से भी मुलाकात करा दें जो आज बच गया है, तो रियासत बच गई। 16 रियासत रियासत में पता नहीं 24 करोड़ लोग नहीं होते। ये फरमाइए कि खान साहब पर भी उनको ज़ाहिर है वो केस में इद्दत वाले में तो दोबारा उनको वहाँ ज़ाहिर बाहर नहीं आने दिया गया। आपके पास क्या खबरें हैं कि क्या कोई खुदा न खास्ता उधर भी गद्दारी के मुकदमे जो हैं जिसमें हम माशाल्लाह खासे खुद कफील हैं, उधर वो भी बनता नज़र आता है? क्या खबरें आपके पास दुरानी साहब? कैसा, वो तो आपने जो मुल्क की बात की है ना, मुल्क में तो हर एक का इंटरेस्ट है, लेकिन अवाम में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। मतलब ये है कि मुल्क की रियल स्टेट तो हर एक को चाहिए, मुल्क की ज़मीन चाहिए, मुल्क के अवाम नहीं चाहिए। लिहाजा मुल्क के अवाम को उस भट्टी से गुजारा जा रहा है जिसके बाद उनकी हड्डियां जो है वो उसको कहीं दबा दिया जाए और अवाम ना रहे, सिर्फ ज़मीन रह जाए, उसकी ये प्लॉटिंग करके बेच दें। प्राइवेटाइज करने के लिए कोई भी इदारा ये प्राइवेटाइज नहीं कर पा रहे, दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि ये कहते हैं ऐसा प्राइवेटाइज करें जिससे कोई घर का ही बंदा ले ले, और दूसरी तरफ इनकी कोशिश ये होती है कि अगर ना ही हो तो उसमें से जो पैसे बना सकते हैं वो हम बना लें। वो ये बना रहे हैं और कर रहे हैं। जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक है, खान साहब का तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि उनकी पांचों घी में है और कढ़ाई में है सब कुछ। मतलब ये है कि वो इस वक्त अवाम की वाहिद से वाहिद उम्मीद बनते जा रहे हैं। उन पे आप जितने मुकदमे चलाते हैं, उनके आप ऊपर जितने आप सख्ती करते हैं, और मैं खुद जेल में रहा हुआ हूँ, मुझे पता है कि गर्मी की जेल कैसी होती है। मैं खुद इस चीज़ का, ये तो फोटो छाप के उसको करते हैं, बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़ा आजमाइश भी होती है। वो उस आजमाइश से गुजर रहे हैं तो अवाम को भी पूरा एहसास है इस चीज़ का। लिहाजा अवाम के अंदर उनकी मकबूलियत किसी मुकदमे की अब मोहताज नहीं रही। कोई भी मुकदमा जो है कोई जिक्र नहीं पहुंचा सकेगा, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं। और मैं उस दिन को देख रहा हूं जब ये मिन्नत करके उनको बाहर लाएंगे और बाहर ला के उन्हें दरखास्त करेंगे कि जी आए इस पार्लियामेंट में बैठे और आए मिलके हालात ठीक करते हैं, अगर ये उस वक्त तक रह गए तो। और अगर ये खुद ना रहे उस वक्त तक, और जिसका इम्कान आप रद्द नहीं कर सकते क्योंकि इतनी तेजी से हालात खराब हो रहे हैं कि मुझे जो इस वक्त के हुक्मरान हैं उनका मुस्तकबिल के लिए खदशात पैदा हो रहे हैं। पहले हम तजावीज़ देते थे, अब हम खदशे का इजहार कर रहे हैं। मैं अपनी बात को
पूरी उससे कह रहा हूँ, जिसे कहते हैं एतमाद से और पूरी फहम से कह रहा हूँ कि पहले हम इनको तजावीज़ दे रहे थे कि आप कैदियों को रिहा करें और आप डायलॉग का आगाज करें, आप रिकंसिलिएशन का आगाज करें। मियाँ साहब को मैंने कहा था कि जी आप कुछ नहीं तो आप सफेद झंडा लेके बड़े मियाँ साहब को निकल आए और मुल्क के लोगों को और आवाम को इकट्ठा करने के लिए कुछ करें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो इस वक्त कुछ करने की अहलियत खो चुके हैं। ये ज़हनी तौर पे माऊफ और जिस्मानी तौर पे माऊफ लीडरशिप बन चुकी हुई है मुल्क की, इसलिए ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। और अगर ये इन्होंने ना किया तो मुझे कुर्सी समेत ये अपने इक़्तिदार से बाहर उठा के फेंके जाएंगे, ये मैं बिल्कुल बता दूं। क्योंकि जिस किस्म के हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं, फिर उसमें से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाया करता है और वो चेन रिएक्शन किसी एक स्टेप पे खत्म नहीं होता कि ये हटा और ये आगे बैठ गया। फिर एक मुसलसल एक अमल ऐसा चलेगा जिसके नतीजे में मुल्क के नुकसान ज्यादा होने का। मैं माफ़ी चाहता हूँ मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपकी खूबसूरत गुफ्तगू जारी थी मगर वक्त की वही दीवार जो सामने आ जाती है। ज़मीर हैदर साहब आपका शुक्रिया, मोहम्मद अली दुरानी से शुक्रिया। नाज़रीन, ये रोना धोना इसलिए है कि हमारे पास किसी मुल्क का वीज़ा नहीं है, हमने यहीं रहना है। और जिस तरह जिलानी कामरान साहब ने कहा था कि ये मेरा मुल्क नस्लों की खुशबू में ज़िंदा रहे, मैं रहूं न रहूं, इसे मिल के ठीक करें खुदा रहा, इसे लेवल पर बनाएं। एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे लंदन के इलेक्शन का क्या सिलसिला है और क्या होने जा रहा है। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक बड़ा अहम इवेंट कल हो रहा है, बरतानिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। बहुत शुक्रिया सरवर साहब, आप तो खुद यूके की पॉलिटिक्स में और इवन आपकी फैमिली की भी आज बड़ी एक्टिव है वहाँ पॉलिटिक्स में। और कहा यह जा रहा है कि जो लेबर है वो स्वीप करने जा रही है। मगर मैं ज़रा सवाल ज़रा आपसे मुख्तलिफ करूँगा, क्यों अपने एंगल से। मैं अभी स्टोरी देख रहा था कि तकरीबन लगता है उनका हाल भी हमारे जैसा हो गया है। मोबाइल स्नैचिंग की मैं खबर पढ़ रहा था, लंदन जैसे शहर में पावर्टी, इन्फ्लेशन है, होमलेसनेस है, NHS में कई घंटे का इमरजेंसी में इंतज़ार है। तो खैर से कोई वतन अजीज़ की तरह हालात हर जगह होते जा रहे हैं सरवर साहब। देखें, ये पूरी दुनिया में यकीनी तौर पर क्राइसिस है। जैसे पाकिस्तान के लिए जो था कोविड-19, ये एक क्राइसिस का सबब बना। तो जहाँ तक बरतानिया का ताल्लुक है, यहाँ पर 3 क्राइसिस हुए हैं। एक ब्रेक्सिट हुआ, उनके ये फैसला जो था बरतानिया की आवाम का जज्बात में फैसला, जिससे बरतानिया को नाकाबिले तलाफी नुकसान जो है वो पहुँचा। उसके बाद कोविड-19 आ गया, उसकी वजह से बहुत से मसाइल जो हैं वो खड़े हुए। तीसरा फिर यहाँ पर यह हुआ कि ये जो यूक्रेन की वार है, जिसमें बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि माशी तौर पर पूरी दुनिया को नुकसान पहुँच रहा है। ये 3 चीज़ें थी जिन्होंने बरतानिया की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। लेकिन इसके साथ साथ ही जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के 14 साल हैं हुकूमत के, अगर उन पे आप नज़र डालें तो कोई ऐसी अचीवमेंट इन्होंने नहीं की है। आप यहाँ की मईशत देख लें, वो बिल्कुल मुश्किल हालात में है। यहाँ की नेशनल हेल्थ सर्विस, जिसको 1948 में लेबर पार्टी ने बनाया था, और लेबर पार्टी और बरतानिया के लोग जो हैं हमेशा फख्र करते थे कि हमारी जो हेल्थ सर्विस है वो नीड जो लोग हैं खासकर सबके लिए फ्री है। और उसकी अब ये हालत ये हो गई है कि इट इज एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स हो गई है। यहाँ लोगों को 2-2 साल 3-3 साल अपने ऑपरेशन के लिए, अपने इलाज के लिए, इवन अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम जो है इनको चाहिए होता है। तो एक बात जो बहुत अहम बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जिसको मैं बदकिस्मती से पाकिस्तान में 10 साल पॉलिटिक्स करने के बावजूद एक सिंपल बात जो है वो भी मैं अपनी पार्टी को, और जिन पार्टी में रहा, वो मैं कन्विंस नहीं कर सका कि दुनिया की कोई भी जमहूरियत है उसमें 2 चीज़ें जो हैं की हैं।
फॉर स्ट्रेंथनिंग द पॉलिटिकल पार्टी। एक, पार्टियों के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, पार्टियों के अंदर इलेक्शन जो हैं होने चाहिए, ग्रास रूट्स पे होने चाहिए, और इसी तरीके से पार्टियां जो हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं। तो आप देख लें कि पाकिस्तान में मैंने इसीलिए फंडामेंटल मुझे इख्तलाफ है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इसलिए पाबंदी लगाई गई कि उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। तो भाई इलेक्शन तो किसी ने भी नहीं करवाए, इलेक्शन तो सब अगर करते हैं तो वो वैसे ही एक जो है एक इलेक्शन ही होती है, रिग्ड इलेक्शन होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक हम पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं लेके आएंगे, और दूसरी बात जो मैं बदकिस्मती से मुझे नहीं समझ आती कि इसमें क्या है, जैसे कि अब बरतानिया में इलेक्शन हो रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी पार्टी लेबर पार्टी भारी इससे कामयाब होगी, लेकिन जब ये लोग इक़्तिदार में आएंगे फ्राइडे को, तो इनको पता है इनके पास शैडो कैबिनेट है। अच्छा सरवर साहब, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाऊँ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँ। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मसाइल हुए, लेकिन एक हमने मसला देखा है कि अगर कोविड भी था तो जो है वो बिलियनर जो हैं वो ट्रिलियनर्स बन गए, नीचे लोगों का बुरकस निकल गया, एंड इट वाज ऑल कॉमन देखा। दूसरा पैलेस्टाइन का है, इस पे जो कारमर है या जो प्राइम मिनिस्टर है पोटेंशियल या वेटिंग इन दी विंग्स, उनकी क्या पॉलिसी है, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। और सेकेंडली ये हमने देखा कि अमेरिका के ऐवान ज़ेरी में भी और यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी खान साहब के हवाले से कुछ आवाज़ें उठी हैं, तो क्या इधर से भी लेबर अगर आती है तो कोई होगी इस तरह से खान साहब के हवाले से, या ये बिल्कुल इररेलेवेंट होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ज़मन में? आपने 3 सवाल जो हैं उठाए हैं। पहला सवाल ये है कि जो एलीट है पाकिस्तान की, जो प्रिविलेज लोग हैं, ये एक बदकिस्मती की बात है कि ये मुल्क जो हमारा पाकिस्तान बना है, पिछले 75 सालों में सिर्फ इस मुल्क में 5% एलीट जो है उसने कमाया है, वो बिलियनेयर हैं, वो जो हैं मुल्क की सारी मईशत पे, मुल्क के सारे वसाइल पे काबिज हैं, फिर बड़ी बड़ी वो कोठियां बनाते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, फिर महंगी चीज़ें, लग्जरी आइटम पाकिस्तान इंपोर्ट करते हैं, जिससे हमारा डॉलर जो है उसमें कमी आती है। चौधरी साहब, ये इजराइल के हवाले से जो यूके की पॉलिसी है, शदीद लोगों में नफरत है इजराइल के हवाले से, बेपनाह बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। मैं अभी उस पे आ रहा हूँ। एक किस्सा जो अब हो रहा है, ये तो बेचारे वो पिछले 5-6 डेकेड से वो जो है वो सफर कर रहे हैं, लेकिन ये एक बदकिस्मती है कि आबादियों पे बम गिराए जा रहे हैं, अस्पतालों पे बम गिरा रहे हैं, बच्चों को वहां पर शहीद किया जा रहा है। और ये कभी सोच भी नहीं सकता था मैं कि 21st सेंचुरी में इतना जुल्म होगा, जेनोसाइड होगी, वार क्राइम नेतन्याहू जो है वो कमिट कर रहा है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मुजरमाना खामोशी जो है वो इख्तियार कर रखी है। तो मैं लेबर पार्टी के हवाले से आपने बात की है, देखें आपको मालूम है कि हमारे 9 कैबिनेट मिनिस्टर जो थे उन्होंने सीज फायर के हक में वोट दिया था, और उन्होंने अपना कैबिनेट से रिज़ाइन किया था, और उसमें बहुत से हमारे पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं उन्होंने अपने करियर की परवाह नहीं की, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन किया। उसके बाद स्कॉटलैंड में आपको मालूम है कि मेरा बेटा वहाँ पर आना सरवर जो है वो स्कॉटिश लेबर पार्टी का लीडर है, और हमें इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि स्कॉटलैंड में तमाम जो हमारे मेंबर ऑफ स्कॉटिश पार्लियामेंट थे और अन लीडर जो है, हमने सीज फायर के हक में वोट दिया, और हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि वहाँ पर वार क्राइम्स जो हैं वो नेतन्याहू जो है वो कमिट कर रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जो मेजॉरिटी लोगों की है, बहुत से लोग जो हैं स्कॉटलैंड में और बरतानिया में, जो लेबर पार्टी की हमारी ट्रेड यूनियंस हैं, हमारे लेबर पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो पैलेस्टाइन इशू जो है वो प्रो पैलेस्टाइन है, और इंशाल्लाह ये लॉबी जो है हमारी पार्टी के अंदर जारी रहेगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है उसको। अच्छा चौधरी साहब, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, ये आप जानते हैं कि उनके एक्स जो है ससुराल जो हैं इमरान खान साहब के, वो भी यूके से हैं, बड़ी इन्फ्लुएंशियल, बहुत बड़ी फैमिली है वो, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आ रहा है उधर से एक, हालांकि हम तो कह रहे हैं कि हमारी पार्लियामेंट जो है इसके ख़िलाफ़ शायद करारदाद भी लेके आए,
खान साहब के हवाले से कोई बैरूनी प्रेशर नज़र नहीं आ रहा, या ये जितनी भी करारदादें वगैरह हैं ये इनसिग्निफिकेंट है आपके ख्याल में? और कल अगर लेबर आती है तो वो भी जो है कोई ख़ास इधर पाकिस्तान, हालांकि वो इन्फ्लुएंस तो हमें करते हैं पाकिस्तान को, वो ज़ाहिर है हमें कंट्रोल यूके से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है इस पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी तशवीश है, और जो वहाँ पर करारदाद जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और कांग्रेस में जो आया है उसमें जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं यकीनी तौर पर उनकी लॉबी भी शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स के यहाँ तक इश्यूज का ताल्लुक है वो तो लेबर पार्टी हमेशा उस पर स्टैंड लेती है। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दुनिया में जहाँ कहीं भी हो हम समझते हैं कि उसकी मजम्मत करनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन मैं यही एक अर्ज़ करूँगा एज ए पैट्रियाटिक पाकिस्तानी कि मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि जो है अपना इमरान खान के साथ सीरियस मुज़ाकरात करके जो रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान में उसको लाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि चाहिए कि जो भी है पाकिस्तान में ये जो नफरत की सियासत है। साहब, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर हैव यू ऑन द शो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस कि ये क्या सिलसिला है। नाज़रीन, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ थे, मगर मैं जाते जाते एक बात BBC की एक खबर दोहरा के जाता हूँ जिसे सुन के शायद आप भी हैरान रह जाएं। वो ये है कि लंदन में हर 6 मिनट के बाद एक मोबाइल फ़ोन या चोरी होता है या छीना जाता है। तो ये हालात हैं, ये बुनियादी तौर पर हालात हैं, ये मसाइल हैं जिसके लिए इलेक्ट्रेट कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है और अपने 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 को लीडर तलाश कर रहा है। इजाज़त दें, ये था हमारा आज का शो, कल मिलेंगे।